नमस्कार दोस्तों। आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आजकल के नेता ही अजीबोगरीब फैसले लेते हैं, तो जरा 1200 साल पीछे चलिए। एक सुल्तान ने सोचा कि दिल्ली से बोर हो गया हूँ, चलो राजधानी ही बदलते हैं। अब पूरी जनता को दिल्ली से दौलताबाद ले गया। तो दोस्तों, इतिहास में दो तरह के शासक होते हैं, एक सामान्य और एक मोहम्मद बिन तुगलक की तरह। यह इतने तेज दिमाग कि लोग इसे समझ ही नहीं पाए। टोकन मुद्रा चला दी और लोगों ने घर पे ही सिक्का बनाना शुरू कर दिए। आज जानेंगे कि वो जीनियस था या गलत समय का शिकार हुआ। अगर उस जमाने में सोशल मीडिया होता तो तुगलक ट्रेंड में करता। इसने कभी नोट चलाया तो कभी नोटबंदी किया और कभी तो पूरी जनता को पैदल घुमाया। आप सभी का स्वागत है तुगलक वंश में, जहां सोच बड़ी थी लेकिन नतीजे थोड़े गड़बड़ थे। तो दोस्तों, आइए इसे परीक्षा की दृष्टि से नज़रिए से समझते हैं। दोस्तों, तुगलक डायनेस्टी पर टोटल 5 क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। ये रहा पहला क्वेश्चंस। सेकेंड ये रहा जो मोहम्मद बिन तुगलक का जो चेंजेस किया उसके बारे में यह क्वेश्चंस पूछा गया है। और नेक्स्ट थर्ड एंड फोर्थ ये टोकन करेंसी से है और फिरोज शाह तुगलक से यह क्वेश्चन फोर्थ नंबर का है। और फिफ्थ क्वेश्चन जो है गियासुद्दीन तुगलक से है। गियासुद्दीन तुगलक के बारे में पूछा जा रहा कि ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान टू स्टार्ट इरिगेशन वर्क। और सेकेंड ऑप्शन में ही बिल्ट अ स्ट्रांग फोर्ट कॉल्ड तुगलकाबाद नियर दिल्ली। तो इसके कौन से ऑप्शन करेक्ट है? तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिए, इन सभी का जवाब आप आसानी से दे पाएंगे। तो दोस्तों, तुगलक वंश जो है 1320 एडी से लेकर के 1414 एडी के बीच का यह काल है। इसमें जो सबसे फाउंडर जो हुआ गियासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325। और यह किस प्रकार देखे थे कि खिलजी डायनेस्टी का जो सबसे अंतिम शासक खुसरो खान हुआ, उसकी हत्या कर और तुगलक डायनेस्टी की स्थापना करता है। और इसका जो रियल नाम होता है, ओरिजिनल नेम, वो गाजी मलिक होता है। और ये अलाउद्दीन खिलजी के समय ये आर्मी कमांडर होता है। और जब मंगोलों का अटैक भारत में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर हमेशा से ही दुर्गम रहा है, तो इस नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के क्षेत्र में इस गाजी मलिक को अलाउद्दीन खिलजी मंगोलों से अटैक से बचने के लिए या मंगोलों के अटैक लड़ने के लिए इसने गाजी मलिक को नियुक्त कर रखा था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में। और इसने दिल्ली में एक किला बनवाया और एक शहर बसाया तुगलकाबाद। और दिल्ली सल्तनत की राजधानी जो है वो तुगलकाबाद हो गई। और इसने बोला कि पार्टी यूं ही नहीं चलेगी। इसने अल्कोहल को बैन कर दिया और इसने डाक प्रणाली की शुरुआत किया। और इसने पहली बार पूरे दिल्ली सल्तनत में कैनाल सिस्टम जो है ये कंस्ट्रक्ट करवाया, नहर। तो इरिगेशन पर्पज के लिए इसने नहर का निर्माण करवाया। तो शुरुआत जो है गियासुद्दीन तुगलक से होता है। गियासुद्दीन तुगलक सोचा कि अपने साम्राज्य का विस्तार करे, तो इसने क्या किया कि तेलंगाना के क्षेत्र में, और ये रहा दिल्ली सल्तनत, तो इसने क्या किया कि तेलंगाना के क्षेत्र में अपने बेटे जौना खान को भेज दिया युद्ध करने के लिए। और वहाँ पे जो था काकटिया वंश था और उसकी राजधानी वारंगल थी। तो वहाँ पे जब इसका बेटा जौना खान गया तो वहाँ पे लूटा, लेकिन उसे कुछ मिला नहीं। क्यों? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति मलिक कफूर होता उसने भी कई बार अटैक किया रहता है इस साउदर्न डायनेस्टी में। तो उसने पूरा धन क्या करता है, लूट के चला जाता है। तो इसे इसे धन उतना प्राप्त नहीं होता है जौना खान को। और फिर इसने बंगाल का अभियान चलाता है। इसने गियासुद्दीन तुगलक स्वयं बंगाल के अभियान में जाता है। और जब यह बंगाल के अभियान में जाता है तो इससे पहले हम लोग जब अलाउद्दीन खिलजी पढ़े थे, तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि भूमि को खालसा भूमि में बदल दिया। तो
एक समय जो निज़ामुद्दीन औलिया है, एक सूफी सेंट है, तो निज़ामुद्दीन औलिया का गियासुद्दीन तुगलक से विवाद हो जाता है। और जबकि ये विवाद अलाउद्दीन खिलजी से चलता आ रहा है। अलाउद्दीन खिलजी से इसलिए चलता आ रहा है क्योंकि उस निज़ामुद्दीन औलिया जो है अलाउद्दीन खिलजी के कैरेक्टर पे सवाल उठाए, और फिर इसके बाद उसने खालसा भूमि में बदल दिया। दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र है उसे खालसा भूमि में बदल दिया, सरकारी भूमि में। और निजामुद्दीन औलिया को दान में दिया गया था भूमि, और वो जब दान में दिया गया तो रिलीजियस पर्पस से दिया हुआ था। तो उस खालसा भूमि को और साथ ही साथ इसके कैरेक्टर खराब होने की वजह से निजामुद्दीन औलिया के बीच में और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में टेंशंस हमें देखने को मिला था। जो अलाउद्दीन खिलजी ने एक संदेश भेजवाया कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, तो निजामुद्दीन औलिया ने बोले कि आप जब आएंगे तो आप अगले दरवाजे से आएंगे, तो हम पीछे के दरवाजे से निकल जाएंगे। मतलब साफ तौर पे निजामुद्दीन औलिया जो है इनकार कर दिए मिलने से खिलजी से। तो ये तो बहुत बड़ा बात है कि सुल्तान से किसी ने मिलने से इनकार कर दिया। जिस प्रकार जैसे आज जो है, मान लेते हैं मोदी जी किसी से मिलना चाहे, किसी बाबा से, अब बाबा इनकार कर दे, तो फिर उसके बाद क्या होगा? फिर जो निजामुद्दीन औलिया है, इनका विवाद मुबारक शाह खिलजी से भी हो जाता है, क्योंकि इसका कैरेक्टर तो और ज़्यादा ढीला था, क्योंकि अपने दरबार में यह महिलाओं का कपड़ा और नंगा नाच कर देता था। जब गियासुद्दीन तुगलक बंगाल का अभियान से जब लौट रहा था, तो इसने संदेश भिजवाया निजामुद्दीन औलिया को और बोले कि जितना भी दान में दी गई भूमि है उस सारे भूमि को इसका हमें आंकड़ा बताइए। निजामुद्दीन औलिया ने बोले कि मुझे जो दान में दी गई भूमि, तो मैं भी किसी को दान दे दिया, वो ईश्वर के प्रति, अल्लाह के प्रति दान दे दिया हूँ। और गियासुद्दीन तुगलक संदेश में लिखता है कि जब मैं दिल्ली आऊँ तो आप दिल्ली छोड़कर चले जाएं। तो निजामुद्दीन औलिया ने संदेश लिख करके भेजवाया गियासुद्दीन तुगलक को कि दिल्ली अभी दूर है, आप दिल्ली पहुँचे तो पहले। तो दोस्तों, जब ये लौट रहा था यहाँ से बंगाल से, तो एक लंबा जर्नी हो जाता है। तो इस दिल्ली के पास का क्षेत्र एक अफगानपुर होता है। उस क्षेत्र में एक मोहम्मद बिन तुगलक या जौना खान, इसने एक लकड़ी का महल बनवाता है, वहाँ व्यवस्था करवाता है, ठहरने का इंतज़ाम करवाता है, ताकि यहाँ पे जो इसके पिताजी गियासुद्दीन तुगलक है, ये वहाँ पे आराम कर सके थोड़े देर के लिए। तो वहाँ पे लकड़ी का महल बनाता है, लेकिन किस्मत इतना ख़राब होता है गियासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक का कि यह लकड़ी का जो महल होता है गिर जाता है और गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाता है। तो निज़ामुद्दीन औलिया से पहले ही, इसकी मिलने से पहले ही गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाता है। निज़ामुद्दीन औलिया का इनका इनको हम महबूब ए इलाही के नाम से भी जानते हैं, जो भगवान के सबसे प्रिय, अल्लाह के सबसे प्रिय होते हैं, महबूब ए इलाही। पिता के मृत्यु के बाद इसका बेटा जौना खान दिल्ली का सुल्तान बनता है। यह पीरियड रहता है 1335 से लेकर के 1351 एडी का बीच का। इसका ओरिजिनल नाम होता है जौना खान। बाद में जब यह गद्दी पे बैठता है तो इसने नाम बदल देता है, अब मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी कहलाता है। ये पूरे दिल्ली सल्तनत या पूरे मध्यकालीन भारत का सबसे अधिक पढ़ा लिखा और सबसे अधिक भाषा के जानकार था। तो इसे हम लोग वेल एजुकेटेड और पॉलीग्लॉट कहते हैं। यह पढ़े लिखे होने के वजह से यह हिंदू त्यौहार दिवाली और होली मनाता है। और इसने क्या करता है कि कई धर्मों के जो गुरु होते हैं उसे बुला करके धर्म पे चर्चा करवाता है। और इसके जो सबसे प्रिय जो संवाद होता है, डिबेट, वो जीन प्रभा सूरी से होता है, जो जैन सेंट होते हैं। तो बाकी के जो उलेमा होते हैं वो उनसे नाराज हो जाते हैं जौना खान से। इतिहासकार ने मोहम्मद बिन तुगलक को एक धार्मिक सहिष्णुता की नीति को अपनाया। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही एक स्कॉलर्स आता है, इब्न बतूता। ये मोरक्को का रहने वाला होता है, एक अफ्रीकन कंटिनेंट में। तो ये नॉर्थ वेस्ट का जो फ्रंटियर है, यहाँ पे मोरक्को है। तो यहाँ से चल करके
भारत आता है, और यह पीरियड रहता है मोहम्मद बिन तुगलक का। और इसने एक पुस्तक लिखता है, रेहला नामक पुस्तक लिखता है, और इसमें जो बताया गया है कि किस प्रकार तुगलक का रिफॉर्म्स और इसका मिलिट्री कन्क्वेस्ट का जिक्र किया है रेहला नामक पुस्तक में। रेहला में इसने लिखा कि इस काल में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में यह साम्राज्य अपने सबसे ऊंचाई पे था। तो किसी भी साम्राज्य का डायनेस्टी या अब वो ऊंचाई पे चला गया, तो अब धीरे धीरे इसका डिक्लाइन का कारण भी बनेगा। तो इस काल में जो है सबसे ऊंचाई पे चला गया। तो इसने बताया कि टोटल मोहम्मद बिन तुगलक के काल में टोटल 34 रिवॉल्ट हुआ, और इस 34 रिवॉल्ट में 27 रिवॉल्ट सिर्फ साउथ इंडिया में हुआ। के काल में ही साउथ इंडिया के विजयनगर किंगडम और बहमनी किंगडम ये दो स्वतंत्र हो जाता है मोहम्मद बिन तुगलक के ही काल में। तो इसकी जानकारी हमें रेहला नामक पुस्तक से मिलता है। और इब्न बतूता जो है इसे पद मिलता है, एम्बिट ने इसे पद देता है काजी का पद, जो चीफ जज होता है दिल्ली का, जो चीफ जज है वो उसे हम काजी कहते हैं, तो इस काजी का पद देता है। लगभग 8 सालों का ये जज बनता है 1334 से 1342 के बीच में। और फिर इसके बाद 1342 में ही ये राजदूत बनाकर चीन भेजता है इब्न बतूता को, ताकि फ्रेंडली रिलेशन हो। तो इसने चाइना के साथ भी फ्रेंडली रिलेशन करने के लिए इब्न बतूता को इसने भेजता है। और इसने एक निर्माण का कार्य करता है, एक शहर बसाता है जहां पनाह सिटी, और वहां पे एक मस्जिद बनवाता है बेगमपुरी मॉस्क्यू। तो उस काल में जो सबसे फेमस मस्जिद है वो बेगमपुरी मस्जिद है, क्योंकि यहाँ इसकी राजधानी जो है एक सिटी बसा है जहां पनाह सिटी, और राजधानी जो है तुगलकाबाद। मोहम्मद बिन तुगलक अपने राजकोष और साम्राज्य को बढ़ाने के लिए इसने 5 तुगलकी फरमान जारी करता है। तो ये सुल्तान है, तो इसने फरमान जारी किया, ऑर्डर दिया। तो पहला इसने ऑर्डर दिया कि गंगा और यमुना के दबाव में हम यहाँ टैक्स को बढ़ाएंगे, टैक्सेशन यहाँ पे बढ़ा दिया गया। और इसने 2 प्रकार का लोन्स दिया, एक तकवी लोन्स और दूसरा सोंधर लोन्स। तकवी लोन्स जो था एक तरह का एडवांस लोन दिया जाता था फार्मर्स को, ताकि वो फर्टिलाइजर्स या सीड्स वगैरह खरीद सके। तो ताकि खेती होगा, कृषि होगा, ज़्यादा होगा तो ये हमें ज़्यादा टैक्स देंगे, तो ताकि ये टैक्सेशन को बढ़ाएगा। तो सबसे पहले इसने लोन देना शुरू किया फार्मर्स को। और दूसरा जो लोन्स दिया वो सोंधर लोन्स हुआ। ये एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए गरीब लोगों को, जो गरीब फार्मर्स था उसे भी ये देना शुरू किया सोंधर लोन्स। और जो फेमिन अफेक्टेड जो लोग थे उसे रिलीफ दिया। तो ये 2 प्रकार का लोन शुरू किया, एक तकवी लोन्स और एक सोंधर लोन्स। और फिर इसके बाद जब इंटरेस्ट की बात है तो इसने टैक्सेशन को बढ़ा दिया। तो 1326 के आसपास में इसने क्या किया, 2 एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स लाए, एक तकवी दूसरा सोंधर। और इसने इस द्वाब में, गंगा यमुना के द्वाब के क्षेत्र में कर को बढ़ा दिया। जब फार्मर्स को एडवांस लोन मिल गया तो जस्ट इसके 2 महीने के बाद यहाँ पे अकाल पड़ जाता है। और जब अकाल पड़ जाता है तो ये अकाल पड़ने के वजह से जो लोन्स लिया रहता है वो इंटरेस्ट नहीं चुका पाता है, और जो पैसा लिया रहता है वो भी नहीं चुका पाता है। तो ये इस तरीके से यह फेल हो जाता है। और जब अकाल आया तो इसने क्या किया कि जितने भी लोन्स लिया था तो उसे माफ़ करने के लिए बोल दिया। और फिर इसने एक नया डिपार्टमेंट सेटअप किया, पहले दीवान एक कोही, ये एक एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट था, दीवान एक कोही। और इसे फिर जो लोन्स जो था उसे माफ़ करना शुरू किया। फिर ऑफिसर्स नियुक्त किया, फिर ऑफिसर्स को भी इसने क्या किया, सैलरी दिया, दीवान एक कोही। तो इसने सोचा था कि राजकोष में पैसा आएगा, वो पैसा और खर्चा हो गया उल्टा, तो इसका राजकोष खाली होता गया। 1330 के आसपास इंटरनेशनल मार्केट में जो चांदी का जो दाम था, सिल्वर, उसका डिमांड बढ़ गया। तो इसने सोचा कि राजकोष जो मेरा खाली हुआ है ये सही मौका है अभी ही, तो हम क्या करेंगे, एक टोकन करेंसी चलाएंगे, एक सिक्का चलाएंगे। और यहाँ पे भारत में जो है कॉपर का सिक्का, ये आसानी से कॉपर मिल जाता है। और
इसका आसानी से कॉपर का सिक्का इसने जारी किया, जिसको कॉपर टंकास बोला गया। और इसका जो वैल्यू रखा गया वो सिल्वर के बराबर रखा गया, ताकि हमें सिल्वर के इक्वल जो है पैसा प्राप्त हो सके। इससे यह हुआ कि जो जनता है, जनता के पास कॉपर तो आसानी से मिल जाता है और उसका वैल्यू जो है सिल्वर के बराबर है, तो लोगों ने इसकी नकल करना शुरू किया। तो नकली सिक्के बनना बड़े स्तर पे बनना शुरू हो गया। तो जब बड़े स्तर पे बनना शुरू हो गया नकली सिक्के, तो इसने क्या किया, टोकन करेंसी को बंद कर दिया। बोला अब हम नोटबंदी करेंगे। इस कॉपर टंकास को क्या किया, बंद कर दिया। और बोला कि जिसके पास जितने कॉपर टंकास है वो वापस सुल्तान के पास दे दे। तो सभी लोगों ने क्या किया कि सुल्तान को देना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि इतिहासकार लिखते हैं अपने पुस्तक में कि जब इसने वापस टोकन करेंसी को बंद किया और कॉपर टंकास को मंगवाया, तो इस सुल्तान के घर के बाहर जो है कई नकली सिक्के का भरमार मिला। तो दोस्तों इस प्रकार टोकन करेंसी भी जो है यह भी फेल्ड रहा। तुगलकी फरमान का जो दूसरा है टोकन करेंसी, यह भी पूरी तरीके से फेल्ड रहा। और जो इस ट्रेजरी, जो इसके राजकोष था, उसने भरने का कोशिश किया और इसे ज़्यादा उस ट्रेजरी को खाली हो गया। इसको बहुत ज़्यादा हेवी लॉस हुआ टोकन करेंसी से। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हम देखें कि साउथ इंडिया के क्षेत्र में किस प्रकार विद्रोह हो रहा था। तो इसने विद्रोह को दबाने के लिए सोचा कि हमने जो राजधानी है वो बहुत दूर पड़ जा रहा साउथ इंडिया से, और साथ ही साथ मंगोलों का अटैक यहाँ पे होता जा रहा था। तो मंगोलों को अटैक से बचने के लिए और साउथ इंडिया के रिवॉल्ट्स को इसने रोकने के लिए क्या किया कि राजधानी को शिफ्ट करने का ऑर्डर दिया। तो इसने शिफ्ट किया राजधानी दिल्ली से दौलताबाद। ये रहा दिल्ली और ये रहा दौलताबाद। यहाँ पर कई नदियां हैं, फिर इसके बाद पहाड़ है। तो इसने जब दिल्ली से दौलताबाद जाने को बोला, तो इसने सभी जितने ऑफिसर्स था, जितने जनता थे, सभी को इसने क्या बोला कि सभी तैयार हो जाए, हम लोग जो है दिल्ली से अब दौलताबाद राजधानी ले जाएंगे। और वो टाइम पीरियड था जून, मई और जून का टाइम। एक भीषण गर्मी में इसने क्या किया, सभी को घोड़ा पे और बैलगाड़ी पे सारे सामान लेकर के कहाँ चल दिया, दौलताबाद की ओर। और यह नदी पार किया, फिर इसके बाद नर्मदा नदी पार किया, सतपुड़ा रेंज पार करते हुए इस भीषण रिग्रस जर्नी में कई लोग तो यहीं पे मर गए। और कुछ लोग जब दौलताबाद पहुंचे, तो इस दौलताबाद के रीजन में यहाँ पे अकाल और पानी की समस्या थी। तो फिर इसने विचार किया कि दिल्ली ही इसे बेहतर राजधानी था। तो इन सभी को फिर से वापस लेकर के दिल्ली ले गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने सोचा कि हम यदि दौलताबाद राजधानी ले जाएंगे तो एक इक्वल डिस्टेंस रहेगा नॉर्थ इंडिया पे भी और साउथ इंडिया पे भी, तो इसने अच्छा से एडमिनिस्ट्रेशन कर सकेगा। लेकिन यह भी कैपिटल जो शिफ्ट हुआ, यह भी जो है फेल्ड हो गया। दोस्तों इस 3 एक्सपेरिमेंट से हम लोग देखें किस प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक का राजस्व भरने का कोशिश किया, तो इसके राजस्व जो धीरे धीरे ट्रेजरी वो खाली होता गया। अब जो थोड़े बहुत पैसे था, इसने सोचा कि हम साम्राज्य का विस्तार करें। तो इसने 2 साम्राज्य का विस्तार करने का कोशिश करता है, एक खोरासन एक्सपेडिशन और दूसरा कराचिल एक्सपेडिशन। खोरासन एक्सपेडिशन जो है ये इराक, ईरान और जो तुर्कमेनिस्तान का जो क्षेत्र है वहाँ के शासक से चाहता है कि युद्ध करे और अपने साम्राज्य का विस्तार करे। तो फिर इसने तुगलकी फरमान जारी किया और अपने सभी सेनाओं को बुलाया और सेनाओं के पास आया। जो सेनापति सब आए मोहम्मद बिन तुगलक के पास में, तो इसने अपना प्रस्ताव रखा कि हम खोरासन एक्सपेडिशन करेंगे। तो सभी सेनापति जो है, तो सेनापति ने कहा कि जहां पना तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल है। मोहम्मद बिन तुगलक एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था। तो इसने बताया कि दिल्ली से हमें बहुत दूर एक युद्ध करना है जो खोरासन एक्सपेडिशन है। तो सेनापति जो है अभी से ही क्या करो, युद्ध की तैयारी में लग जाओ। और सारे सेनापति जो है अपने अपने सेनापति सब युद्ध में सारे सेना तैयार होने लगे। सभी सेनापति जो है अपने तलवार को शार्प और पजाना चालू करना शुरू कर दिया।
और इस तरीके से जो सेनापति है, 1 महीने पास हो गया, फिर 2 महीने पार हो गया, ऐसे करते करते जो सेनापति है, और इसने बोला था कि सारे सेनाओं को हम सैलरी बढ़ा देंगे, ताकि युद्ध खोरासन एक्सपेडिशन है उसका सैलरी, उसका खान पान सारे पे क्या किया, खर्च किया मोहम्मद बिन तुगलक। और लगभग 5 से 6 महीने के बाद इसने खोरासन एक्सपीडिशन करने के लिए कहा अपनी सेनाओं को। और सभी सेनाएं जो एक रिगरस जर्नी करके खुरासन के पास पहुंचते हैं। खुरासन के आसपास जब पहुंचते सभी सेनाएं, तो मोहम्मद बिन तुगलक एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था। तो इसने क्या किया, इसने डिप्लोमेटिक तरीके से इस खुरासन के साथ इसने मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर लिया, फ्रेंडली रिलेशन बना दिया। और जब सारे सेना जब पहुंचे खुरासन में, तो देखा कि यहाँ किसी प्रकार का युद्ध नहीं है। फिर इसने संदेश भेजवाया मोहम्मद बिन तुगलक कि सारे सेना जो है वापस आ जाओ, क्योंकि मैंने जो डिप्लोमेटिक तरीके से यहाँ पे हमने फ्रेंडली रिलेशन बना लिया। तो सभी सेना जो है ये फ्रेंडली रिलेशन बनाया, तो सभी सेना नाराज हो गए। उसे लगा सेनाओं को कि जब युद्ध करना नहीं था, तो ये 5-6 महीने के ड्यूरेशन में हम लोग को युद्ध की तैयारी में क्यों लगा दिया। मोहम्मद बिन तुगलक को लगा कि जो सेना है, सभी सेना नाराज है, क्योंकि खुरासन एक्सपेडिशन को लेकर के। तो वो पढ़ा लिखा था बहुत, तो इसने दिमाग लगाया कि युद्ध तो हुआ नहीं, तो कहीं ना कहीं युद्ध किया जाए। तो इसने जो सेना जो सभी गए थे, तो उसने वापस बोला कि कराचिल की ओर तरफ कूच करो। और यह कराचिल जो है हिमाचल कांगड़ा वैली के रीजन में है, कांगड़ा रीजन। इतिहासकार अपने पुस्तक में लिखता है कि इस रिगरस जर्नी को, इतने गर्मी था खोरासन के क्षेत्र में, तो ये जब तक कराचिल की ओर मूव किया, तो कई सेना तो यहीं पे मर गए। और कराचिल पहुंचते पहुंचते सभी लोग को ठंड लग गया, क्योंकि इस रीजन में बहुत ज़्यादा ठंड होता है, बर्फ बहुत ज़्यादा गिरता है। और कुछ सेना जब पहुंचा वहाँ पे ठंड वाले रीजन में, कराचिल के क्षेत्र में, तो वहाँ पे वो लोग बर्फ बन गए। दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक का जो सेना था वो धीरे धीरे कम होता चला गया, और यह खोरासन और कराचिल अभियान, यह दोनों ही असफल रहा। तो इतिहासकार अपने पुस्तक में लिखता है कि ये जो तुगलकी फरमान है, ये पूरी तरीके से फेल होता है। और यह जो सुल्तान है, ये एक पागल सुल्तान है, और यह पढ़ा लिखा मूर्ख है। मोहम्मद बिन तुगलक को सिंध का अभियान में मृत्यु हो जाता है। और जब इसकी मृत्यु होता है, तब बदायूनी एक इतिहासकार होता है, इसने अपनी पुस्तक में लिखता है कि राजा को जनता से और जनता को राजा से छुटकारा मिला। इसके बाद जो है, इसकी मृत्यु के बाद फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठता है। और फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई होता है, और ये एक तरह का कट्टर और रूढ़िवादी मुस्लिम शासक होता है। इसे ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम रूलर इसलिए कहा गया है क्योंकि इसने ब्राह्मण्स पर जजिया कर लगा दिया, और इसने जजिया कर लगाया ब्राह्मण्स पर। फिर साथ ही साथ महिलाओं को रोक लगा दिया मजार जाने से। और तुगलकाबाद जो किला था, वहां पे इसने जो पेंटिंग्स बना हुआ था उसके दीवारों पर, तो उस दीवारों से पेंटिंग इसने क्या किया, मिटवा दिया, कि बोला कि ये पेंटिंग नहीं रहेगा। हालांकि इसके जो कट्टर मुस्लिम होने का इसे एक तरफ रखे, तो इसके दूसरी तरफ इतिहासकार लिखते हैं कि यह दिल्ली सल्तनत का अकबर है, क्योंकि इसने दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा सुधार किया। जिस प्रकार मुगलों ने अकबर के समय में सुधार किया, तो ठीक वैसा ही यह दिल्ली सल्तनत का अकबर है। और हम लोगों ने जब कश्मीर का इतिहास पढ़ा था, जैनुल आबदीन, जिसे हम लोग अकबर कहे थे कश्मीर का, इसने सबसे पहला फोकस किया सोशल वेलफेयर पर। इसने काम करना शुरू कर दिया पब्लिक वेलफेयर का। तो इसने सबसे पहले हॉस्पिटल का काम किया, कई हॉस्पिटल बनाया। पहला हॉस्पिटल दारुल शिफा, फिर इसके बाद दूसरा बनाया बीमारिस्तान, जहां बीमार लोग पहुंचेंगे, और फिर इसके बाद शिफा खान, और यहाँ पर पूरी तरीके से फ्री इलाज होता था। तो फ्री हॉस्पिटल बनवाया गया, शिफा खान, दारुल शिफा और बीमारिस्तान।
इसने कृषि सुधार में क्या किया, सबसे बड़ा इसने नहरों का जाल बिछा दिया। पूरी तरीके से दिल्ली में नहर कंस्ट्रक्शन करवाना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ इरिगेशन पर्पज और फिर हम उस पर टैक्सेशन को बढ़ा सके। लेकिन ये नहरों का जाल बिछाया, लेकिन नहरों की शुरुआत जो है गियासुद्दीन तुगलक के काल में होता है। जब यह नहर बनवाता है तो यहाँ पर एक प्रकार का वाटर टैक्स लिया जाता है या इरिगेशन टैक्स लिया जाता है, जिसे हम लोग हक या हासिल हर्ब कहते हैं। हक या हासिल सर्ब, हक या हासिल सर्ब एक न्यू इरिगेशन टैक्स होता है। ये पूरे उत्पादन का, प्रोड्यूस का ये 1/10 लिया जाता था। 1/10 ऑफ द प्रोड्यूस जो होता था। इसने दूसरा सुधार करता है कि फलों का बगीचा बनवाता है। लगभग 1200 प्लस इसने फलों का बगीचा बनवाता है। इसका नेक्स्ट जो डेवलपमेंट होता है, यह नगरों का विकास करता है, मतलब सिटी डेवलपमेंट का काम करता है। और इसने फेमस 5 सिटी को बनवाया, लगभग 300 सिटी को इसने बसाया और उसका डेवलपमेंट का काम किया। तो पहला जौनपुर, जो आज यूपी में है जौनपुर, ये जौना खान के याद में बनवाया गया जौनपुर, जिसको हम लोग मेडिएवल इंडिया का सिराज कहते हैं। ये एक सेंटर था, कल्चरल सेंटर, एजुकेशन सेंटर था यह जौनपुर। तो सिराज ऑफ द ईस्ट या सिराज ऑफ द मेडिएवल पीरियड। और फिरोजाबाद, यूपी में फिरोजाबाद शहर बसवाया, फिर ये भी यूपी में। और फिर इसके बाद फतेहाबाद और हिसार जो हरियाणा के क्षेत्र में है, ये इसने ही बसाया। और फिर इसके बाद दिल्ली में फिरोज शाह कोटला को डेवलपमेंट किया। तो फिरोज शाह कोटला जो है यह नाम बदल करके आज अरुण जेटली हो गया, जो आज फिरोज शाह कोटला ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड। फिरोज शाह तुगलक बच्चों, महिला और बूढ़ों और गुलाम के लिए इसने काम करवाना शुरू कर दिया। तो कई सुधार किया बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए। तो इसने एक डिपार्टमेंट बनवाया, दीवान ए खैरात। दीवान ए का मतलब होता है, ये मंत्रालय होता है, दीवान ए। तो ये एक मंत्रालय है दीवान ए। और खैरात जो है ये एक डिपार्टमेंट का नाम है। इसमें जो है अनाथ बच्चा या फिर जो महिला हो, विधवा महिला, तो इसे उसको सपोर्ट करने के लिए, उसे केयर देखभाल करने के लिए इसने ये डिपार्टमेंट बनवाया था, दीवान ए खैरात। और दूसरा जो मंत्रालय बनाया था वो बंदगान मंत्रालय। तो जो स्लेब्स वो बंधे रहते हैं किसी भी चीज में, तो बंदगान। लगभग बताया जाता है कि फिरोज शाह काल में 1,80,000 स्लेब्स रहते हैं। इन गुलामों को, दासों को इसने रोजगार देने का काम शुरू किया। और फिर इसके बाद एक और मंत्रालय इसने स्थापित करता है, दीवान इस्तिहाक। यह एक तरह का पेंशन डिपार्टमेंट होता है। तो यह पहली बार पेंशन डिपार्टमेंट किसी ने शुरू किया तो वो फिरोज शाह तुगलक है। फिरोज शाह तुगलक इक्ता सिस्टम को इसने अनुवांशिक बना दिया, मतलब एक ही फैमिली के लोग जो है इक्ता लैंड अब प्रोवाइड होगा, जबकि पहला ऐसा नहीं होता था। तो जो इक्ता, जो इक्तेदार होता था, उससे वो सैन्य को भी मेंटेन करके रखता था। तो सेना में भी इसने क्या किया कि हेरिडेटरी लागू कर दिया। तो सेना में जब हेरिडेटरी लागू किया तो यह धीरे धीरे कमजोर होता गया इसका पीरियड। इसने जो है अशोक के जो पिलर इंस्क्रिप्शन है, अशोक का जो अभिलेख है, मेरठ जो यूपी में है और टोपरा जो हरियाणा में है, इन दोनों को उखाड़ कर दिल्ली ले आया। फिरोज शाह तुगलक एक किताब लिखता है जिसका नाम होता है फुतुहात ए फिरोज शाही। तो यह इसका ऑटोबायोग्राफी है, फुतुहात ए फिरोज शाही। इसने सेना में क्या किया कि अनुवांशिक लागू करके रखा था, हेरिडेटरी हो गया। तो इसके सेना में ना बहुत अव्यवस्थित ढंग से शुरू हो गया। तो इसने भी कोशिश किया कि हम भी क्या करें कि मिलिट्री कंक्वेस्ट करें। तो बताया जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि फिरोज शाह तुगलक आगे आगे और इसके सेना सब पीछे पीछे चलता था। जब इसने सिंध पर आक्रमण किया तो वहाँ के शासक ने, वहाँ के सेनाओं ने इसे खदेड़ दिया और फिरोज शाह तुगलक आगे और इसके सेनापति के पीछे। और फिर सिंध का जो आक्रमण जो हुआ, उसके सेना वो पीछे भागता हुआ देखा गया फिरोज शाह तुगलक को। क्यों? क्योंकि इसने सेना में भी क्या किया था, हेरिडेटरी लागू किया। और सेना जो है ये पूरी तरीके से विफल रहा और इसकी मृत्यु हो जाता है। और फिर इसके बाद गद्दी पर बैठता है नसीरुद्दीन महमूद।
इसके काल में जो है तैमूर का आक्रमण होता है। और तैमूर ये जैसे मंगोल थे तो वैसे ही तैमूर थे। ये बच्चे, बूढ़े और महिलाओं को काट देते थे सीधा। बताया जाता है कि जो तैमूर लंग जब भारत पर आक्रमण करता है तो यहाँ पे खिज्र खान होता है भारत में, और घर का भेदी लंका ढाहे। मतलब इसने क्या किया कि तैमूर के साथ इसने भारत पे आक्रमण करवाया और नसरुद्दीन महमूद को इसने कमजोर कर दिया। और दोस्तों सैफ अली खान का जो बेटा है उसने भी अपना नाम तैमूर रखा, जो विवाद का मुद्दा रहा, क्योंकि तैमूर जो है एक बहुत ही क्रूर और बच्चे, बूढ़े और महिलाओं को मार देता था। तो इसलिए यह बहुत विवाद रहा था कि जब उस बेटे का नाम तैमूर रखा जा रहा था। और तैमूर लंग जो है यहाँ पे यह अटैक किया और फिर वापस यहाँ चला गया और यहाँ पे सूबेदार बना दिया जो क्षेत्र जिस पर अटैक किया था, लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर। दीपालपुर जो है यह पाकिस्तान के क्षेत्र में है, जो पाकिस्तान का जो पंजाब रीजन है। तो वहाँ पे इसने सूबेदार नियुक्त कर दिया खिज्र खान को। जब नसरुद्दीन महमूद तुगलक का जब शासन कमजोर होता है तो खिज्र खान जो है यहाँ पे शासन करना शुरुआत करता है और सैयद डायनेस्टी का स्थापना करता है। तो दोस्तों तुगलक डायनेस्टी जो है यहाँ पूरी तरीके से हम लोग पढ़ लिया, पूरे डिटेल एनालिसिस किया। और फिर इसके बाद जो है अब सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी बचा हुआ है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया कि तुगलक डायनेस्टी के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट्स दिया गया कि यह खिलजी डायनेस्टी के बाद आया, तो बात सही है। फिर इसके बाद यह गयासुद्दीन तुगलक इसके फाउंडर है, तो यह भी सही है। और फिर नसरुद्दीन खुसरो की हत्या कर गद्दी पर बैठा हराकर, तो यह भी सही है। तो बताया कि खुसरो की हत्या कर इसने क्या किया, गद्दी पर बैठा। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला बताया गया कि इसने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया, तो हम लोगों ने बताया था कि दिल्ली से दौलताबाद ले गया। और फिर इसने टोकन करेंसी को चलाया, और वो करेंसी कौन सी थी, कॉपर टंकाज, कॉपर का क्वाइन था। और इसने जो वैल्यू रख दिया कॉपर का वो सिल्वर के बराबर, क्योंकि उस समय डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ गई। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। थर्ड में बोल रहा है कि यह दीवाने अर्ज इस्टेब्लिश किया, मतलब एक मंत्रालय बनाया, अर्ज मंत्रालय। तो दोस्तों यह अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था दीवाने अर्ज। और अर्ज बताए थे ए से अर्ज, ए से आर्मी, तो यह एक तरह का आर्मी डिपार्टमेंट था, लेकिन यह अलाउद्दीन खिलजी के काल का है। तो थर्ड रॉन्ग हो गया। और यदि थर्ड रॉन्ग हो जाता है तो ये तीनों गलत, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। और लास्ट में बोलता है कि इसने दोआब के रीजन में, गंगा और यमुना के क्षेत्र में टैक्सेशन को बढ़ा दिया, तो यह भी बात सही है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पूछा गया टोकन करेंसी के बारे में, जो एक्सपेरिमेंट जो एमबीटी ने किया था। दोस्तों यदि वीडियो को आप अच्छे से पढ़े तो आप पाएंगे कि टोकन करेंसी जब बताए थे तो इसमें बोल रहा है कि पहला स्टेटमेंट कि इसे लोगों ने इसे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट, मना कर दिया, तो ऐसा तो कुछ नहीं था। फिर इसके बाद ये एक गोल्ड क्वाइन था, तो गलत, ये गोल्ड का नहीं था, ये तांबा का था, कॉपर। और फिर नेक्स्ट जो पूछ रहा ये लार्ज स्केल पर काउंटर फिटिंग था, मतलब ये नकली सिक्के बड़े स्तर पे बनाया गया था। बताए थे कि बड़े लार्ज स्केल पर जो है काउंटर फिटिंग चालू हो गया, मतलब बड़े स्तर पे नकली सिक्के बनना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि तांबा जो है घर घर लोगों के पास क्या है, तांबा है। तो जब उसे तांबा के दाम सिल्वर के बराबर मिले तो लोग क्या करेंगे कि तांबे के सिक्के छापना शुरू कर देंगे। तो ऑप्शन जो सी है ये सही है। फिर लास्ट में बोलता है फॉरेन ट्रेडर्स इसे रिजेक्ट कर दिया, तो ऐसा नहीं था। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। और फोर्थ क्वेश्चन में है फिरोज शाह तुगलक से रिलेटेड, इसने जजिया कर लगा दिया ब्राह्मण्स पर, तो यह सही है। क्योंकि बताए कि जो फिरोज शाह तुगलक है यह रूढ़िवादी विचारधारा का है, तो इसने रूढ़िवादी विचारधारा दिखाया कि पहले इसने आते ही ब्राह्मण्स पर जजिया कर लगा दिया। और इसने कई सुधार भी किया, इसलिए दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा गया, अकबर ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो इसने कैनाल्स फॉर इरिगेशन बनाना चालू किया।
तो हम लोगों ने समझा कि जो कैनाल्स का एक जाल बिछा दिया, ग्रिड बिछा दिया बड़े स्तर पे, लेकिन जो कैनाल्स का जो शुरुआत होता है वो गयासुद्दीन तुगलक के काल में होता है। तो इसने इरिगेशन के लिए कैनाल्स का कंस्ट्रक्शन हुआ, तो यह भी सही है। और इसने बोल रहा है कि ही एबॉलिश द प्रैक्टिस ऑफ स्लेवरी, तो स्लेवरी सिस्टम जो था वो इसे एबॉलिश कर दिया। तो नहीं, किस प्रकार देखे थे कि इसके काल में, फिरोज शाह के काल में लगभग 1,80,000 स्लेव्स था, और इन स्लेव्स के लिए इसने एक नया डिपार्टमेंट ही बनाया था। कौन सा मंत्रालय था ये डिपार्टमेंट? दीवान ए बंदगान, क्योंकि स्लेव्स क्या होते हैं, बंधे रहते हैं, बंदगान। तो बंदगान जो है वो एक स्लेव डिपार्टमेंट है, और उसे फिर स्लेव डिपार्टमेंट को विकास करने के लिए कई कई स्लेव्स को इसने क्या करेगा, रोजगार देगा। किसी को सेनापति बनाएगा, किसी को कुछ और काम देगा। तो ये एबॉलिश नहीं किया था। तो इसका ऑप्शन 1 और 2 मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। यह जो क्वेश्चन ये गयासुद्दीन तुगलक से है, मतलब तुगलक का जो पहला सुल्तान हुआ, जो फाउंडर, तो ये पहला सुल्तान है जो जिसने इरिगेशन वर्क चालू किया। तो यह बात सही है, सबसे पहला कोई इरिगेशन जो चालू किया वो गयासुद्दीन तुगलक है, और गयासुद्दीन तुगलक को ही गाजी मलिक बोला गया। तो जी से गयासुद्दीन, जी से गाजी मलिक। और गयासुद्दीन तुगलक को हम लोग जीएसटी बोलते हैं, गयासुद्दीन तुगलक। अब मोहम्मद बिन तुगलक को एमबीटी, और फिरोज शाह तुगलक को एफएसटी। और मोहम्मद बिन तुगलक का जो ओरिजिनल नाम था वो जौना खान था, और इससे पहले एक और जिसका ओरिजिनल नाम था, वो अलाउद्दीन खिलजी का ओरिजिनल नाम अली गुरशप था, अली गुरशप। तो इसके काल में बोल रहा है कि एक तुगलकाबाद जो है दिल्ली के पास में एक किला बनाया गया, तुगलकाबाद, और इस किला बनाया गया और इसकी राजधानी तुगलकाबाद रखी गई। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, तो बोथ ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो दोस्तों इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, सैयद और लोधी डायनेस्टी को समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इसका आपके पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप चाहे तो वहाँ से लिंक से जुड़कर और डाउनलोड कर सकते हैं।